नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सनराइज संस्थान द्वारा शुरू किए गए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका सहयोगी योगेश कुमार। हम बात कर रहे थे भारतीय राजनीति की। भारतीय राजनीति में हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है मूल अधिकार। रोजाना रात 9 बजे हमारी ये क्लास रहती है सनराइज क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपने सभी साथियों से, सभी विद्यार्थियों से, आपके जो भी जानकार हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों से आप इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस ऑनलाइन क्लास का फायदा उठा सके। ठीक है, और मुझे भी इस बात का मोटिवेट मिलता रहे कि मैं रोजाना रात 9 बजे आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं। हम बात कर रहे हैं मूल अधिकारों पर। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण, और मैंने आपको कहा था मूल अधिकार टॉपिक शुरू करने से पहले बोला था कि 85-80% वकील बन जाएंगे आप। ठीक है, और मूल अधिकार टॉपिक जब आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, आप अपने अधिकारों को बहुत अच्छे तरीके से जान पाएंगे। आप जान पाएंगे कि पुलिस प्रशासन है या फिर पूरा प्रशासन जो है या राजनीति जो है वो किस प्रकार से कार्य कर रही है और एक नागरिक की किस प्रकार से उसमें सुरक्षा है। ठीक है, अपने अधिकारों को जानने के बाद ही इन चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हम बात कर रहे थे मूल अधिकारों की। 4 पॉइंट हम इसमें पहले पढ़ चुके हैं। मूल अधिकारों का सामान्य तथ्य हम देख चुके हैं, मूल अधिकारों का इतिहास पढ़ चुके हैं हम, मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या थी वो पढ़ चुके हैं हम, और अनुच्छेद 12 और 13 का उल्लेख जो है वो मैंने पिछली वीडियो में कर दिया था संपूर्ण रूप से। आज का जो हमारा पॉइंट है ये सबसे महत्वपूर्ण मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न इसी पोर्शन से आते हैं। क्या मैटर है? आज का हमारा पॉइंट है, जो 5वां पॉइंट है हमारा मूल अधिकारों के संबंध में, 6 मौलिक अधिकार। जो संविधान में उल्लेखित 6 मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले मैं रिपीट कर देता हूं, वो 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में जो हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। उसके बाद एक एक मौलिक अधिकार की डिटेल से व्याख्या पढ़ेंगे अपने। सबसे पहले हमने बात की थी, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले अधिकार है समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य है। अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य समानता का अधिकार है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में है। 23 होता है, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, सम स्वय शोध, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये ध्यान देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूरा डिटेल से पढ़ेंगे अपने इसको। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में उल्लेख है इसका। ये तो अच्छे तरीके से कंठस्थ होना चाहिए आपको, सारे अनुच्छेद कौन सा मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेदों में। 5वां, सम स्वय शोध करना है शिक्षा पर। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। मूल रूप से अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है ये। अनुच्छेद 29 और 30 में इसका उल्लेख है। 2 अनुच्छेदों में उल्लेख है मूल रूप से शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे 6ठा मौलिक अधिकार, जो पूर्व में था, मैं लिख देता हूं, संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में था। मैं आपको बता चुका हूं इसके बारे में कि वर्तमान में यह हमारे संविधान में अनुच्छेद 31 में मूल अधिकार के रूप में इसका उल्लेख वर्तमान में नहीं है। ठीक है, फिर कहां है? अब 6ठा मौलिक अधिकार फिर कौन सा है? वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में है। कहां पर है? आर्टिकल 32 में। तो ये 6 मौलिक अधिकार हैं। इसकी ट्रिक मैं एक छोटे वीडियो में, मौलिक अधिकार जिसमें मैंने 9 मिनट का वीडियो था, उसमें मैंने पूरे मौलिक अधिकार करवाए थे। ठीक है, इसकी ट्रिक भी बता चुका हूं, मैं यहां पर दोबारा लिख देता हूं। सम स्वय शोध करना है शिक्षा संविधान पर। शिक्षा संविधान पर सम स्वय शोध करना है। सम से समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वय से स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22,
शोष से शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धैर्य से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, शिक्षा से शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संविधान यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। क्यों कहा है, इसके बारे में हम जब इसे पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि आर्टिकल 32 हमारे संविधान की आत्मा क्यों कहा गया भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। तो अभी एक एक अनुच्छेद को लेकर, एक एक मौलिक अधिकार को लेकर के चलेंगे। पहले सबसे पहले बात करेंगे समानता का अधिकार। उसमें देखेंगे कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, 16 क्या कहता है, 17 क्या कहता है और 18 क्या कहता है। आज हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ ये एक समानता का अधिकार जो अनुच्छेद मौलिक अधिकार है, समानता का मौलिक अधिकार जो है वो कंप्लीट हो सके, पर मुश्किल है, 1 घंटे की क्लास में ये कंप्लीट होगा नहीं, पर जितना हो सकेगा अपने इसको पढ़ेंगे। ठीक है, समानता का अधिकार। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति और संवैधानिक उपचारों का, इसे नोट कीजिए। उसके बाद सबसे पहले समानता का अधिकार शुरू करते हैं। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले समानता का अधिकार। जैसे नाम से पता चल रहा है, समानता यानी कि इक्वलिटी, एक प्रकार से सभी इक्वल है, सभी समान है। अब देखो संविधान हमें किस प्रकार से समान बनाने का प्रयास कर रहा है और हम कितने समानता मूलक हैं, इसको बात चर्चा करते हैं इसी के ऊपर। पहला मौलिक अधिकार जिसकी डिटेल हम शुरू कर रहे हैं, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है ना, 14 से 18 तक। एक एक अनुच्छेद को लेकर के चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 14 पे। अनुच्छेद 14 क्या कहते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। ध्यान दें क्या कहा गया अनुच्छेद 14 में, क्या कहा गया, इसको विस्तार से पढ़ेंगे अपने। पहले मैं एक लाइन लिख देता हूं इसके बारे में, फिर उसकी व्याख्या करते हैं अपने। ठीक है, अनुच्छेद 14, इसके तहत मैं आपको वैसे शॉर्ट में बताऊं तो एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं ताकि आपको समझना आसान हो जाएगा। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में क्या है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता देता है। कानून के समक्ष सभी क्या हैं, समान हैं। विधि के समक्ष समानता की बात करता है यहाँ पे। अनुच्छेद 15, इसमें कहा गया है कि कोई भी राज्य और कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि ये भी समानता स्थापित कर रहा है, ये भी समानता स्थापित कर रहा है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता को बताता है। लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता यानी कि किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी के अंदर, जो भी सरकारी नौकरी लगते हैं, सरकारी नौकर सब लोक नियोजन का ही तो काम करते हैं। जनता को नियोजित करना, जनता को बांध करके रखना, उसको सिस्टम में चलाना सभी को। जैसे पुलिस प्रशासन है तो जनता को नियोजित कर रहा है। लॉकडाउन में कोई भी बाहर ना निकले, इधर उधर ना घूमे, इसके लिए कौन जिम्मेवार हो रहा है, कौन कार्य कर रहा है, यानी कि बहुत से वर्ग के लोग हैं। शिक्षक भी अपना कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जितने चिकित्सक है वो अपना कार्य कर रहे हैं, यानी कि नियोजन करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, संभालने का कार्य कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 16 ये कहता है कि नियोजन में जो लोग लगाए जाएंगे वहां पर कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, नौकरी में कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। लेकिन होता है भेदभाव, वो किस आधार पर होता है वो अपने आगे चर्चा करेंगे। इसके सब क्लाउज आएंगे आगे, 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 16(5), 16(6) तक वो पढ़ेंगे अपने। आर्टिकल 17 ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत करता है। ये छुआछूत को दंडनीय अपराध जो घोषित किया गया है उसका आधार अनुच्छेद 17 है। ये छुआछूत का अंत करता है, यानी ये समानता की बात होगी। अनुच्छेद 18 जो है ये उपाधियों का अंत करता है। उपाधियों का अंत एक बार मैंने शॉर्ट में बताया आपको ताकि आप बाद में डिटेल में अच्छे तरीके से समझ पाए। तो पूरा का पूरा जो अनुच्छेद है 14 से लेकर 18 तक, ये अधिकार जो है समानता का अधिकार, समानता स्थापित कर रहा है। ये पांचों के पांचों अनुच्छेद। 14 क्या कह रहा है, कानून के समक्ष समानता। 15 क्या कह रहा है, राज्य या व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ जन्म स्थान, मूलवंश, लिंग इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये मंदिरों वगैरह में या फिर पुराने समय में ऐसा होता था, आपने सुना होगा कि कुआं होता था एक गांव का, और उसमें से जो जमींदार वर्ग के लोग होते थे वही पानी भर सकते थे। एक दूसरा जो गंदा पानी वाला कुआं होता था उसमें से शुद्ध वर्ग के लोगों को पानी भरने की अनुमति होती थी, लेकिन जो अच्छा कुआं होता था उससे शुद्ध वर्ग के लोग पानी नहीं भर सकते थे। तो ये जो इस प्रकार की वैमनस्यता थी या इस प्रकार का जो भेदभाव था उसको समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 15 था, ध्यान रखना। और 15 और 17 लगभग इक्वल से, ठीक है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता, यानी सरकारी नौकरी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत करता है। 18 उपाधियों का अंत करता है। उपाधियों का मतलब ऐसे होता था
कि पहले क्या किया जाता था, अपने भाई भतीजावाद ज्यादा चलता था, अपने किसी सगे संबंधी, अपने मित्र दोस्त को फायदा देने के लिए या फिर किसी प्रकार का राजनीतिक लाभ लेने के लिए पुराने समय में अंग्रेज क्या करते थे, उपाधि दे दिया करते थे। आपको पता होगा तो इन्होंने महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों की सहायता करने के कारण उपाधि दी गई थी, डिलीट की उपाधि, ये अपने बोअर पदक दिया गया था, और भी बहुत सी ऐसी उपाधियां थी जो अलग अलग लोगों को दी गई थी। आपको याद हो जो अपने राजस्थान में क्रांतिकारियों के गुरु कहलाते हैं, राजस्थान में क्रांतिकारियों के गुरु अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी को चोमू का जिला कलेक्टर बना दिया गया था। ठीक है, उन्होंने कोई परीक्षा पास नहीं की थी, सीधा चोमू का जिला कलेक्टर। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि ये जो व्यक्ति हमें खराब कर रहा है, इसको हम अपने अंडर ले लेते हैं, अपने अधीन कोई बढ़िया पोस्ट दे देते हैं, ये अपने आप चुप हो जाएगा। तब अर्जुनलाल सेठी ने तो हालांकि वो जिला कलेक्टर का जो पद था चोमू जिले का, वो छोड़ दिया था। चोमू अब जयपुर के अंतर्गत आता है, उस पद को छोड़ दिया था, और ये कहते हुए छोड़ा था कि यदि अर्जुनलाल सेठी अंग्रेजों की नौकरी करेगा तो इन्हें देश से बाहर कौन निकालेगा, है ना। तो इस प्रकार से उपाधियां दे करके क्या कर दिया जाता था, फायदा दे दिया जाता था। ठीक है, और ये एक प्रकार की असमानता स्थापित हो रही थी, इसलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया। सिर्फ दो ही क्षेत्र है जिसमें उपाधि दी जा सकती है। अब सरकार केवल एक तो शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि दे सकती है और एक सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकती है। यदि आपको पता हो, जैसे अभी अपने हरभजन सिंह है, सचिन तेंदुलकर है, ये महेंद्र सिंह धोनी है, आपने इनके वीडियो वगैरह देखे होंगे। ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर सेना के साथ है, तो सेना में अब ये कोई सेना क्या, इन्होंने कोई पेपर थोड़ी फाइट किया था महेंद्र सिंह धोनी ने, ये देश के लिए खेल रहे हैं, तो एक सम्मान पूर्वक इन्हें एक नौकरी दे दी गई। ठीक है, उपाधि के स्वरूप इनको नौकरी दे दी गई सेना के अंदर। ठीक है, इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि दे दी जाती है। आपको बताओ, ये अपने जितने भी यूनिवर्सिटी होती है, इनका जो कुलपति होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी का कुलपति होता है, उसका कोई एग्जाम नहीं होता, सरकार राज्यपाल जो उसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, तो उपाधि होती है एक प्रकार की, किसी को डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाती है, किसी को कुलपति की उपाधि दे दी जाती है, उस तरह से उनको जो फायदा दिया जाता है। तो केवल दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां उपाधियां दी जा सकती है, और सभी क्षेत्रों में उपाधियों का अंत किया गया। इस प्रकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक क्या है, समानता स्थापित की गई है। हम एक एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे, है ना। अनुच्छेद 14 पे बात करते हैं। बहुत हो गया ज्ञान, बाकी बाद में धीरे धीरे। अनुच्छेद 14, इसके तहत क्या किया गया, मतलब जरूरी नहीं है क्लास ऑनलाइन लग रही है तो इसका मतलब अपने माहौल नहीं बना सकते। थोड़ा बहुत अगर कोई डाउट लगता है तो आप बीच में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, उससे अच्छा ही लगेगा क्लास के अंदर। अनुच्छेद 14, इसके तहत विधि के समक्ष समानता, ज्यादा ज्ञान भी मत देने लगे, विधि के समक्ष समानता तथा, ध्यान देना यहां तथा लिखवा रहा हूं, आज तक जब मैंने लिखवाया तब यहां मैंने अथवा लिखवाया हुआ है, थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहां तथा आएगा। इसके तहत विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण प्रदान किया गया है। समान संरक्षण प्रदान किया गया है। विधि के समक्ष समानता या विधि का समान संरक्षण, देखो ये दो अवधारणाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। यहां पर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अब कोई सीधा नहीं पूछेगा कि अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता है, विधि के समक्ष समानता कौन से अनुच्छेद में, इसकी डिटेल, इसके ब्रीफ पर प्रश्न होते हैं। और यदि आप आगे आरएएस आईएएस के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि प्रत्येक चीज को आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। जब तक उसको गहराई से नहीं पढ़ोगे आपसे प्रश्न हल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तथ्यपरक क्वेश्चन नहीं आते हैं, ध्यान रखना, आपकी समझ पर आधारित प्रश्न आते हैं आजकल। और पॉलिटी, कल मैं कमेंट देख रहा था, नेहा सोनी में भी कोई नेहा सोनी थी जो कमेंट कर रही थी कि सर चक्कर आने लगे, ये हो गया वो हो गया। तो भैया पॉलिटी किसी साइंस से, किसी मैथ से कम नहीं है। अगर आप उसको गहराई से समझने की कोशिश करोगे तब पता लगेगा कि भैया इतना डीपली एक एक शब्द का गहरा अर्थ है। एक शब्द बदलने से पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है, यहाँ पे ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो वहां एक्स या वाई बदलने से या फिर कोई भी अंक बदलने से जो होता है ना, वो ये समझो यहाँ इस प्रकार से अप्लाई होती है बात, ध्यान दें। अब बात करते हैं विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण। ये दो अवधारणाएं हैं और दोनों बहुत अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे के लगभग विपरीत। ठीक है, हम दोनों अवधारणाओं पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विधि के समक्ष समानता, ये क्या होती है। विधि के समक्ष समानता, ध्यान दें, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, ये दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। विधि का समान संरक्षण, क्या फर्क है दोनों में। आपने फिल्मों वगैरह में या फिर आम बोलचाल की भाषा में भी बहुत बार सुना होगा कि कानून सबके लिए समान है।
आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि कानून सबके लिए समान है? चलो आप ही बताओ मेरे को, क्या आप ये मानते हो कि कानून सबके लिए एक समान है? एक समान है सबके लिए कानून है? अगर मैं कहूं कि नहीं, कानून सबके लिए समान नहीं है, तो चलो अपने नॉर्मल बात कर रहे हैं, इस कैमरे के बारे में मत सोचिए कि कैमरा लगा, अपने नॉर्मल तो है जेंडर के हिसाब से कुछ कानून बदल जाते हैं। अच्छा, और कुछ क्या ज्यादा विशेष के आधार पे क्या समान है, एक स्पेशल अगर कैटेगराइज है उसके लिए तो सेम रहेगा ही रहेगा। अगर उसमें कुछ चेंज आ रहा है, जैसे क्षेत्रीय आधार पे हो गया, जेंडर के आधार पे हो गया, ये ठीक बात, ठीक है। यहाँ कई बार कोई विशेष कांस्टेबल वगैरह की ज्यादातर क्लास होती है ना, तब मैं ये अगर बात बोलता हूँ कि कानून सबके लिए समान है, तो सामने से बच्चों का अर्थ होता है कि ना गुरुजी, कानून सबके लिए समान नहीं है, गरीबा खातर तो कानून है, अमीरा खातर किसा कानून है, कोई कानून नहीं है क्या? तो वो एक फिल्मों की बात है, अपने को उस पर ध्यान नहीं देना। हम ये कहेंगे कि बिल्कुल कानून सभी के लिए एक समान है, अलग अलग नहीं है, लेकिन अलग अलग वर्ग के लिए कानून अलग अलग है। ये दो अलग अलग बातें हैं। देखिए कैसे, विधि के समक्ष समानता, पहले तो मैं इस पे चर्चा करता हूं। यह एक कठोर अवधारणा है, यह एक कठोर अवधारणा है। कैसे है, अभी इस पे बात करेंगे। कठोर अवधारणा है, ठीक है। दूसरी बात, ठीक, यह एक कठोर अवधारणा है। दूसरी बात, इसे इंग्लैंड से लिया गया है। यह अवधारणा कहां से ली गई है? इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है। तीसरी बात, इसके तहत कानून सभी के लिए एक समान है, एक समान है। यहां यह बात कहता है, इसका मतलब यह हुआ, विधि के समक्ष समानता का मतलब ये हुआ कि कानून सभी के लिए एक समान है। यानी कि चाहे कोई 8 वर्ष का बच्चा है उसके लिए भी वही कानून है, चाहे कोई 80 वर्ष का बूढ़ा है उसके लिए भी कानून वही है, और चाहे कोई 28 वर्ष का युवा है उसके लिए भी। अब 28 वर्ष का युवा नहीं होता क्या? और युवा ही होता है। हाँ, इसका मतलब मैं ये थोड़ी है कि मैं बुढ़ा हो गया कोई नहीं हो गया मैं चाहे कोई 8 वर्ष का है, चाहे कोई 80 वर्ष का है, 28 वर्ष का है, इसका तात्पर्य हुआ कि कानून सभी के लिए एक समान है। चाहे कोई मेल है, चाहे कोई फीमेल है, कानून एक समान है। चाहे कोई राष्ट्रपति है और चाहे कोई आम नागरिक है। अब आम नागरिक से केजरीवाल मत ले लेना, ठीक है। इसके लिए भी कानून क्या है? एक समान है। ये है विधि के समक्ष समानता की अवधारणा, यानी कि चाहे कोई भी है, सबके लिए कानून एक जैसा। इसे ये एक कठोर अवधारणा कहा गया, इसीलिए इसको क्या कहा गया? एक कठोर अवधारणा कहा गया। इसकी आलोचना हुई, प्रोफेसर डाइसी नाम के एक व्यक्ति हुए, डाइसी, और उन्होंने एक अवधारणा दी विधि के समान संरक्षण की। विधि के समान संरक्षण किसकी दी गई है? डाइसी की अवधारणा है। क्या कहा उन्होंने कि ये जो आप अवधारणा आप तक लेके चल रहे हो कि जो कानून आपने बना दिया, जो किताबों में लिख दिया, जो आईपीसी की धाराओं में लिख दिया, ध्यान देना कानून आईपीसी की धाराओं में, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता आईपीसी में भी 526 धाराएं हैं उसके अंदर, ठीक है। 2-4 आपको याद होगी, एक तो 420 धारा होती है, ठीक है, एक 376 होती है ना, और एक 302 होती है। 302 तो सुना होगा, पंजाबी गाना है, 302 लगजू मरजू पुत बगाना, है ना। 302 लगने का मतलब फांसी, सजाए मौत। तो आईपीसी की धाराओं में तो कानून है ये, और संविधान एक अलग चीज है। ये देश को चलाने की व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, वो संविधान में उल्लेखित है। लेकिन जो दंड संहिता, जो कानून है जिसके अकॉर्डिंग किसी अपराध को व्याख्यात किया गया कि कोई अपराध के लिए क्या सजा होगी, ये आईपीसी की धाराओं में है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, इस पे आप ध्यान रखिए। हाँ, अब हम बात करते हैं विधि के समान संरक्षण की। तो यह एक लचीली अवधारणा है। क्या फर्क है देखेंगे अभी। यह एक लचीली अवधारणा है, ठीक है। और क्या है? इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ये कह सकते हैं, ठीक है। इसके तहत, उसमें हमने क्या लिखा? इसके तहत कानून सभी के लिए एक समान है। इसके तहत क्या है?
इसके तहत अलग अलग वर्गानुसार अलग अलग वर्गानुसार कानून अलग हो सकता है, अलग अलग वर्गानुसार कानून अलग हो सकता है, परंतु एक विशेष वर्ग के लिए, एक विशेष वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए। अब व्यक्तियों में देखो, कई बार ये व्यक्तियों की परिभाषा नहीं आती। व्यक्तियों का मतलब क्या हुआ? व्यक्ति में क्या मेल आएंगे या फीमेल आएंगे? दोनों आएंगे। व्यक्तियों में मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। अब व्यक्तियों में नागरिक आएंगे देश के या विदेशी भी आएंगे? तो नागरिक भी आएंगे और विदेशी भी आएंगे, सभी आएंगे। व्यक्तियों का मतलब जो उस देश की सीमा में रह रहा है वो सब। नागरिक का मतलब उस देश की सीमा में रहने वाला जिसके पास भारत का पहचान पत्र है, ठीक है, वो नागरिक होगा। अन्य लोग नागरिक नहीं होंगे। अब कोई मान लीजिए कि दूसरे देश से हमारे देश में घूमने के लिए आया, तो वो हमारे देश में अगर अब वर्तमान में हमारे देश में, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हमारे देश का नागरिक हो गया। नागरिक तो वो कहीं और का है। या फिर भारत में यदि कोई काम कर रहा है, दूसरे देश का व्यक्ति, नेपाल के बहुत से लोग हमारे देश में आकर के काम कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो हमारे देश का नागरिक है। वो नागरिक नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति की परिभाषा में आता है कि वो देश में है तो वो व्यक्ति है, ठीक है। और अनुच्छेद 14 जो है ना, ये ध्यान दे लेना, अनुच्छेद 14 ये व्यक्तियों पर लागू होता है। यानी कि भारत में प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति पर यह लागू होगा, यानी भारत के नागरिकों पर भी और भारत में रह रहे विदेशियों पर भी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसकी विधि का समान संरक्षण पे वापस। इसके तहत अलग अलग वर्गानुसार कानून अलग अलग हो सकता है, परंतु एक विशेष वर्ग के सभी व्यक्तियों हेतु कानून एक समान होगा, एक समान होगा। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक कठोर अवधारणा बना रहे थे कि एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए 7 वर्ष का बच्चा है, उससे कोई अपराध होता है, तो वो कोई अपराध बोध से उसने थोड़ी कार्य किया, कोई उससे कोई गलती हुई है, वो उसने जानबूझ करके नहीं की होगी। कई बार ऐसा होता है ना कि गलती से कोई ऐसी बात हो जाती है, लेकिन एक वो समझदार नहीं है इसलिए उससे हो गया। लेकिन एक 28 वर्ष का युवा जो है, अगर वो इस प्रकार की कर रहा है, कोई गलती कर रहा है, कोई अपराध कर रहा है, तो ये समझा जा सकता है कि उसे समझ थी लेकिन उसे समझ नहीं थी, है ना। तो इन दोनों में कोई अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कानून का होना चाहिए ना। तो ये एक लचीली अवधारणा बनाई गई इस प्रकार से कि अलग अलग वर्ग बना दिए गए। कैसे? यहाँ 2 वर्ग बन गए, एक तो वयस्क और एक अवयस्क। 18 वर्ष से कम के अवयस्क हो गए, 18 वर्ष से ऊपर के वयस्क हो गए। हालांकि अभी जो दिल्ली के अंदर जो कांड हुआ था, निर्भया कांड, जिसको अलग अलग नाम, पहले दामिनी कांड, निर्भया कांड के नाम से जाना जा रहा है, तो उसके बाद वयस्क और अवयस्क की थोड़ी परिभाषा भी बदली है, ठीक है। उसके अंदर ये कहा गया है, जो परिभाषा नहीं आई है वयस्क और अवयस्क की, उसमें ये कहा गया कि 18 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक, यदि इस आयु का कोई भी व्यक्ति, अगर इस आयु का कोई भी व्यक्ति जो 16 वर्ष से अधिक हो चुका है, यदि इस प्रकार का कोई जघन्य अपराध करता है, तो उसके ऊपर वही कानून लागू होगा जो कि किसी वयस्क व्यक्ति पर लागू होता है। ये ध्यान रख लेना, ठीक है। परंतु यहां मैं ये समझाने की प्रयास कर रहा हूं कि अलग अलग वर्ग कैसे, तो 2 वर्ग हो गए, एक तो वयस्क वर्ग और एक अवयस्क वर्ग। तो वयस्क वर्ग के लिए कानून में स्थिरता रहती है, अलग रहता है, और वयस्क वर्ग में कानून जो है वो कठोर रहता है, और अवयस्क वर्ग के लिए कानून में स्थिरता रहती है। वो कोई यदि अपराध कर देते हैं तो उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है, उन्हें कठोर दंड नहीं दिया जाता। लेकिन जो वयस्क होते हैं उनके लिए अलग प्रकार का कानून बन गया। बूढ़ों के लिए कुछ अलग प्रकार का कानून है, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए अलग प्रकार का कानून है, महिलाओं के लिए अलग प्रकार के कानून है, पुरुषों के लिए अलग प्रकार के कानून है। महिलाओं को तो हर बात में प्रोटेक्शन है, छोटी छोटी बातों में। पुरुष यदि महिला के थप्पड़ मार दे तो केस हो जाएगा, महिला पुरुष के थप्पड़ मार दे कुछ नहीं बनता, बेइज्जती होती है सिर्फ, बेइज्जती हो जाती है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो यहां ये चीज है कि अलग अलग वर्ग बन गए और उनके अनुसार कानून अलग अलग हो गया, लेकिन एक वर्ग के सभी व्यक्तियों हेतु कानून एक समान है। अब मान लीजिए एक वर्ग के सभी व्यक्ति यानी 18 वर्ष से ऊपर, यानी कोई 18 वर्ष से ऊपर से लेकर के आगे जो भी निर्धारित है 60 वर्ष तक के, इसमें जो भी लोग आएंगे, चाहे वो एससी का है, चाहे एसटी का है, चाहे किसी भी वर्ग का है, यहां पर कानून सभी के लिए क्या है? एक समान है, अलग नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु के जितने भी लोग होंगे उन सभी के लिए कानून एक समान है, वहां पर कोई भेद नहीं किया जाएगा, ठीक है। जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी के लिए कानून एक समान है, वहां पर कोई भेद नहीं किया जाएगा।
तो ये जो अवधारणा है विधि का समान संरक्षण कहलाती है, और भारत में अधिक इसी की मान्यता प्राप्त है। भारत में सर्वाधिक लागू है क्या? विधि का समान संरक्षण। ये समानता है, ये कोई ऐसा है जिसमें फिक्स है उसमें यही लागू होती है? ये विधि के समक्ष समानता ऐसा है कोई जिसमें यही लागू होती है, मतलब जैसे आपने बोला कि भारत में सर्वाधिक लागू। अब आप बताता हूं आपको। विधि के समक्ष समानता आप ये मान सकते हैं कि 18 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के जितने भी लोग हैं उन पर विधि के समक्ष समानता लागू है, ये समझ सकते हैं आप एक प्रकार से। यानी कि 18 वर्ष से 60 जितने भी लोग हैं इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इन पर सभी को कठोर रूप से वो जो कानून है वही लागू है इनके लिए, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, ये अनुच्छेद 14 को आपने थोड़ा समझा कि विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, कानून के सामने सभी जो है वो एक जैसे हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात और बताता हूँ, आपको पता होगा कि अपने जब कोर्ट वगैरह में जाते हैं, आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि जब कोर्ट में जाते हो तो एक महिला होती है, उसकी आंखों पर पट्टी बंदी होती है और उसके हाथ में एक तराजू होता है ना। तो वो न्याय का तराजू माना जाता है कि वो न्याय का तराजू। तो उसकी आंख पे पट्टी बांध के कैसे, क्यों? उसके आंख पे पट्टी होने का कारण यही है कि कानून जो है अंधा है? कानून अंधा इसलिए आंखों पे पट्टी बंदी होती है क्या? नहीं, उसका तात्पर्य यही होता है कि कानून जो है वो कोई अमीर गरीब नहीं देख रहा, वो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर रहा, कानून सभी के लिए समान है। वो इसी बात का प्रतीक है, विधि के समक्ष समानता का प्रतीक है। जो कोर्ट के अंदर महिला जो होती है आंख पर पट्टी बंधी हुई होती है, तराजू लिए खड़ी होती है, न्याय का तराजू है, यानी कि इसके अंदर वो तो भार के हिसाब से तोलेगी, जिसने पाप ज्यादा किया उसका नीचे रहेगा, इस प्रकार से जो भी चीज है, यानी कि वो उस चीज को परिलक्षित करती है, अनुच्छेद 14 को परिलक्षित करता है। ये प्रश्न भी आया हुआ है, वो महिला अनुच्छेद 14 को परिलक्षित करती है, कानून के समक्ष समानता को परिलक्षित करती है, ध्यान रखिए। अच्छा, ये बात हुई। अब ऐसे बहुत से उदाहरण है, अनुच्छेद 14 का अपवाद है बहुत जगह पे, वो समझते हैं हम कि अनुच्छेद 14 का अपवाद क्या है। ध्यान दें, मैंने ये तो कह दिया, यहां कह दिया भी कानून सभी के लिए समान है, यहां कह दिया अलग अलग वर्ग के सभी लोगों के लिए कानून समान है। अब क्या भारत में ऐसा है क्या कि चाहे 18 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक की जो भी एक आयु वर्ग मान लीजिए, यहां पर चाहे भारत में कोई भी है, सबके लिए कानून एक जैसा है? क्या ऐसा है? 18 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक का चाहे कोई भी व्यक्ति है, भारत में विधि का समान संरक्षण मान्यता प्राप्त है। एक मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, मुझे विचार करके बताएं कि 18 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला पुरुष, या फिर चलो महिलाओं को छोड़ दीजिए, सारे पुरुष, क्या यहां पर कोई विभेद हो सकता है 18 से 60 वर्ग के लोगों के? अगर मान लीजिए कि एक विशेष कंडीशन में किसी ने कोई अपराध कर दिया और उसी विशेष कंडीशन में किसी और ने कोई अपराध कर दिया, तो दोनों पर समान रूप से लागू होगा, वो तो कोई फर्क नहीं हुआ है। मैं बताता हूं आपको, समझे थोड़ा सा। अनुच्छेद 14 का अपवाद, हेडिंग डालें, आर्टिकल 14 का अपवाद। कानून सभी पर समान रूप से लागू नहीं होता। देखें कैसे, अनुच्छेद 14 का अपवाद क्या है। इसमें कुछ पद हैं, यदि वो पद उसके पास हैं तो उन पर वह कानून लागू नहीं होगा। जैसे राष्ट्रपति। अब आप सोचिए कि भारत का राष्ट्रपति है, उससे कोई छोटा मोटा अपराध हो गया किसी प्रकार का, तो क्या भारत के उस राष्ट्रपति के खिलाफ किसी थाने में जाकर के रिपोर्ट करवा दोगे आप? रिपोर्ट हो जाएगी। मान लीजिए कि ऐसा है कि उससे कोई अपराध हो गया, या फिर उसने अपराध नहीं भी किया, कई बार ऐसा भी होता है ना कि गलत अपराध के बाद में भी रिपोर्ट तो लिखाई जा सकती है थाने के अंदर, तो वो लिखवा दी गई, ठीक है। तो क्या राष्ट्रपति के खिलाफ भारत का कोई भी ऐसा पुलिस स्टेशन है जो राष्ट्रपति के खिलाफ अपील लिख लेगा? नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? पहले तो ये बात पे चर्चा करते कि राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता, राष्ट्रपति पर भारत का कानून सीधे तौर पर लागू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, पहले इस पे चर्चा करते। क्योंकि ये भारत का गरिमामय पद है, इससे भारत की विदेशों में पहचान, इसी पद से लोग, अभी रामनाथ कोविंद जी हमारे जो राष्ट्रपति हैं, उनको पहले तो रामनाथ कोविंद जी को कोई नहीं जानता था, लेकिन अब उनको किस रूप में जाना जा रहा है? वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारत की, ये कह सकते हो कि भारत की शक्ति का प्रतीक है, भारत की इज्जत का प्रतीक है एक प्रकार से ये पद, राष्ट्रपति। और इसके खिलाफ ऐसे हर पुलिस स्टेशन के अंदर रिपोर्ट लिखाते फिरेंगे, और हर पुलिस स्टेशन इनके खिलाफ रिपोर्ट लिख लेगा और इनको गिरफ्तार कर लेगा, तो फिर इज्जत क्या रह जाएगी इस पद की? ठीक है, इसलिए ये जो है राष्ट्रपति का पद जो है वो अनुच्छेद 14 का क्या है? अपवाद है। इन पर किसी भी पुलिस स्टेशन में राष्ट्रपति के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई जा सकती, इनके किसी भी अपराध के लिए, चाहे ये कुछ भी कर दे, एक बार इनके खिलाफ सीधे तौर पर आप
किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर के इनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखाई जा सकती। किसी भी न्यायालय की ये मतलब ये औकात नहीं है, ये कह सकते हैं कि वो राष्ट्रपति को अपने कैटेगरी में ला करके खड़ा कर ले, इस प्रकार का नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता है कि राष्ट्रपति कोई अपराध कर देगा? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, आप पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आती है जो संसद में आती है। उससे क्या होता है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है उस महाभियोग की प्रक्रिया से। फिर राष्ट्रपति अपने पद से हटेगा, उसके बाद उस पर जो सामान्य कानून है वो बाद में लागू होगा। ठीक है, और ये बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलो मैं आपको यहां बताने वाला हूं कि अनुच्छेद 14 का अपवाद कौन कौन से पद है जो अनुच्छेद 14 का अपवाद माने जाते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति है, भारत का उपराष्ट्रपति है और राज्यपाल। ये तीन पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। बहुत सी चीजों में ये समानताएं देखेंगे अपने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। उपराष्ट्रपति कौन है हमारा? उपराष्ट्रपति कौन है, कमेंट करके बताना। और आपके राज्य का राज्यपाल कौन है, ये भी आप कमेंट करके बताएं। मैं देखूंगा, पहले आप लिखिए, कमेंट लिखिए, मैं कमेंट चेक करता हूं पहले आपके कि कितने लोग बता पाते हैं भारत का उपराष्ट्रपति और हमारा, आप जिस भी राज्य के हैं, हमारा आपका राज्यपाल कौन है। ठीक है, चलो ये तीन पद हुए, ये अनुच्छेद 14 का अपवाद हुआ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। उसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, जितने भी न्यायाधीश हैं, इनके खिलाफ सामान्य कानून लागू नहीं होता जो एक आम नागरिक के लिए लागू हो रहा है। ठीक है, उसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों, दोनों सदन कौन कौन से हो गए? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, इन पर भी, क्योंकि इनके विशेषाधिकार होते हैं, संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार होते हैं, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायाधीशों, इनके सभी के विशेषाधिकार होते हैं, जिनके तहत अनुच्छेद 14 डायरेक्ट इन पर लागू नहीं होता। एक सांसद अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी अपराध कर दे, लेकिन कोई भी पुलिस स्टेशन में जाकर के उनको सीधे तौर पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और संसद में तो पुलिस सीधे तौर पर जाकर के किसी सांसद को गिरफ्तार कर ही नहीं सकती। ठीक है, इसके अलग अलग रूल्स हैं, टर्म्स हैं, वो उन पे अपने बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दें। अब संसद के दोनों सदनों के सदस्य आ गए, तो आप मुझे बताइए कि क्या प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल भी इसके अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा अनुच्छेद 14 के अपवाद में? 100%, क्योंकि वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होंगे, तभी तो वो मंत्री बने। इसका मतलब वो भी इस अनुच्छेद 14 के अपवाद के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके अतिरिक्त राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। अब राज्य के विधानमंडल के दो भाग होते हैं, आपको मैंने बताया था कल, एक तो होती है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। हाँ, राजस्थान में केवल विधानसभा है, ये ध्यान रखना। राज्य विधानमंडल के सदस्य, अब राज्य विधानमंडल के सदस्य हो गए तो मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रिमंडल के जितने सदस्य हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 14 के अपवाद के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, उसके अतिरिक्त विदेशी राजदूत व उच्चायुक्त, विदेशी राजदूत व उच्चायुक्त, ये क्या होते हैं? पहले तो कई ये कंफर्म नहीं है कईयों को कि क्या होता है राजदूत, क्या होता है उच्चायुक्त, विदेशी राजदूत। बजरंगी भाईजान मूवी देखी होगी आपने, बजरंगी भाईजान जो मूवी थी उसमें आपने ये देखा होगा कि सलमान खान जो है वो एक छोटी सी बच्ची को भारत भेजना चाहते हैं, है ना? सलमान खान जो है पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, छोटी सी बच्ची को पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, इसलिए वो भारत में स्थित पाकिस्तान की एम्बेसी में आते हैं, भारत में स्थित पाकिस्तान की एम्बेसी में आते हैं। और यानी कि पाकिस्तान की एम्बेसी कहां पर है? भारत में। पाकिस्तान की एम्बेसी कहां पर है? भारत में। भारत की एम्बेसी कहां पर है? पाकिस्तान में। भारत की एम्बेसी कहां पर है? अमेरिका में। भारत की एम्बेसी कहां पर है? इंग्लैंड में। जिन भी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध है उन देशों में भारत की एम्बेसी है। ठीक है, और उसी प्रकार से जिन देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध है उन देशों की एम्बेसी जो है वो भारत में बनी हुई है। भारत में कहां पर? दिल्ली के अंदर है एम्बेसी बनी हुई है, सभी देशों की अलग अलग। ठीक है, और वहां पर जो उन देशों के लोग जो वहां पर काम कर रहे हैं उन्हें दो प्रकार के पदों का नाम दिया जाता है, एक तो उन्हें राजदूत कहा जाता है और एक उच्चायुक्त कहा जाता है। भारत में विदेशी राजदूत भी काम करते हैं और उच्चायुक्त भी काम करते हैं। ठीक है, अब ये उच्चायुक्त, इसे हाई कमिश्नर बोलते हैं, हाई कमिश्नर, और राजदूत को बोलते हैं अम्बेसडर। अम्बेसडर, गाड़ी भी आती थी, अम्बेसडर। अब ये दो अलग अलग पद क्यों दिए सर? दोनों व्यक्ति एक ही काम करते हैं लेकिन
नाम कई बार इनके अलग अलग हैं। ऐसा कैसे है, ध्यान देना। भारत का कोई व्यक्ति यदि वो ऑस्ट्रेलिया में भारत सरकार की तरफ से नियुक्त है, भारत का कोई व्यक्ति यदि ऑस्ट्रेलिया में भारत सरकार की तरफ से नियुक्त है, तो वहां उसे पद दिया जाएगा हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त। वहां उसे पद क्या दिया जाएगा, उच्चायुक्त। ठीक है। अब भारत का कोई व्यक्ति रूस में किसी पद पर नियुक्त है, उस एमएनसी में काम कर रहा है। भारत की एमएनसी ऑस्ट्रेलिया में भी है, भारत की एमएनसी रूस में भी है। भारत का व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में यदि वर्क कर रहा है तो उसे पद नाम दिया गया उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर। लेकिन भारत का व्यक्ति यदि रूस में भारत के एमएनसी में काम कर रहा है तो वहां उसे पद दिया जाता है, नाम दिया जाता है, पद नाम है उसका राजदूत या अम्बेसडर। ठीक है। ऐसा इसलिए है कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, इंग्लैंड की गुलामी से, है ना, इंग्लैंड के गुलाम थे। और आपको पता हो तो विश्व में सबसे ज्यादा उपनिवेश किसने बनाए थे, इंग्लैंड ने। विश्व में सबसे ज्यादा गुलाम देश किसके थे, इंग्लैंड के। इंग्लैंड ने अपनी बुद्धि के दम पर, इसकी देख लेना, रिकॉर्डिंग चालू है ना, कहीं रुक तो नहीं गई। ओके। इंग्लैंड ने अपनी बुद्धि के दम पर क्या किया था कि बहुत से देशों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। ठीक है। और उसका ये था, जब उसके बाद उन देशों से उसने उस वर्चस्व को छोड़ा था, तो उसके बाद क्या हुआ था, उसने एक संगठन का निर्माण किया जिसे हम नाम देते हैं राष्ट्रमंडल। आज भी चल रहा है राष्ट्रमंडल, या कॉमनवेल्थ के नाम से जानते हैं ना, कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल, ये दो नाम सुनते हैं। ये जो राष्ट्रमंडल संगठन है, इसमें वो सभी देश हैं लगभग जो कभी इंग्लैंड के गुलाम थे, उन देशों का एक संगठन बना हुआ है। इंग्लैंड सहित उन सभी देशों का जो कभी इंग्लैंड के गुलाम थे, उनका एक संगठन बना हुआ है जिसका नाम है राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ। ठीक है। और उन देशों में जब भारत का कोई व्यक्ति काम करेगा तो उस व्यक्ति को पद नाम क्या दिया जाएगा, हाई कमिश्नर। क्योंकि इस पद का गठन भी अंग्रेजों ने किया था। आप भारतीय संविधान का इतिहास जब पढ़ेंगे तो आप पढ़ते हैं कि भारत में एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। ठीक है। तो वो हाई कमिश्नर क्यों कहा गया, क्योंकि अंग्रेजों ने उस पद को बनाया था, और अंग्रेजों के द्वारा जितने भी गुलाम देश थे या जितने भी वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं, उन सभी सदस्य देशों में भारत के व्यक्ति जो काम कर रहे हैं उन्हें क्या कहा गया है, हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त कहा गया। और अन्य देशों में, जैसे रूस कभी इंग्लैंड का गुलाम नहीं था, तो रूस में जो भारत का व्यक्ति काम कर रहा है उसे क्या कहा गया, राजदूत। तो भारत में दूसरे देशों से आने वाले जितने भी राजदूत हैं, जितने भी उच्चायुक्त हैं, क्योंकि इंग्लैंड के गुलाम देशों के व्यक्ति भारत में भी तो होंगे ना जो काम कर रहे हैं, तो उच्चायुक्त या राजदूत जो भी हैं उन पर भी ये अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता। डायरेक्ट जाकर के किसी भी देश के राजदूत को भारत की सरकार जो है या भारत की पुलिस जो है वो जाकर के गिरफ्तार नहीं कर सकती ऐसे डायरेक्ट जाकर के। अनुच्छेद 14 उन पर लागू नहीं होता। ठीक है। तो ये अनुच्छेद 14 का अपवाद है, ध्यान दें। ठीक है। इसके अतिरिक्त एक दो बातें और हैं जो मैं आपको बता दूं। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार एक विवाद हुआ था, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ विवाद हुआ था। उसमें एक व्यक्ति को एक वर्ग भी माना जा सकता है, ये कहा गया एक व्यक्ति एक वर्ग हो सकता है, यानी कि एक विशेष कैटेगरी आ गई कि उसके जैसा कोई नहीं है, उस व्यक्ति के जैसा कोई नहीं है। उस मतलब आप समझ लीजिए कि वो किसी विशेष बीमारी से ग्रसित होगा, या फिर कुछ उसका अंग भंग इस प्रकार से होगा, या उसकी बनावट इस प्रकार से होगी कि वो विशेष है, उसके जैसा कोई नहीं है। तो फिर अब एक व्यक्ति के लिए एक वर्ग बना करके उसके लिए अलग कानून थोड़ी बना सकते हैं, ये कहा गया। एक विवाद आया था कि एक व्यक्ति को एक वर्ग कैसे मान लें, कि एक वर्ग के लिए तो कानून अलग हो सकता है। मैंने आपको बताया था विधि का समान संरक्षण में अलग अलग वर्गों के लिए कानून अलग अलग है। तो फिर एक ही व्यक्ति ऐसे और तो कोई है नहीं, तो फिर क्या इस व्यक्ति को एक वर्ग बना करके लिए इसकी कानून अलग बना दें? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। एक यदि कोई विशेष परिस्थिति वाला व्यक्ति है, विशेष बनावट वाला व्यक्ति है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसको एक वर्ग भी माना जा सकता है, एक व्यक्ति को भी एक वर्ग माना जा सकता है, ये ध्यान देना। ठीक है। तो ये अनुच्छेद 14 कंप्लीट हुआ, जिसमें मैंने आपको बताया विधि का समान संरक्षण या विधि के समक्ष समानता के अधिकार का अनुच्छेद 14 पूरा हुआ है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 15 पे। उतारिए इसको, आगे चलते हैं। रोकते ध्यान दें, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 14 संविधान का आधारभूत ढांचा है। अब मैंने कल आपको आधारभूत ढांचे की अवधारणा बताई थी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे की अवधारणा दी थी और यह कहा था
कि संविधान संशोधन के द्वारा संविधान का आधारभूत ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। संविधान संशोधन से मौलिक अधिकारों में परिवर्तन हो सकता है, ध्यान देना, केवल संविधान संशोधन से मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन संविधान संशोधन से आप जो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर रहे हो उससे संविधान का आधारभूत ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। और अनुच्छेद 14 को मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ विवाद में संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 14 में संविधान संशोधन से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त चिरंजीलाल बनाम भारत संघ विवाद में, चिरंजीलाल बनाम भारत संघ विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि एक व्यक्ति को एक वर्ग माना जा सकता है, एक व्यक्ति को एक वर्ग माना जा सकता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि कोई विशेष परिस्थिति वाला व्यक्ति है, कोई विशेष शारीरिक बनावट वाला व्यक्ति है और वो एक ही है, उसके जैसे और लोग हैं नहीं, तो वो वर्ग तो बना नहीं, तो फिर क्या उस एक के लिए अलग कानून बना दें? क्योंकि लिखा गया ना अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग कानून होगा, तो क्या उस एक व्यक्ति को हम एक वर्ग मान करके कानून बना दें? बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। चिरंजीलाल बनाम भारत संघ विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि एक व्यक्ति को एक वर्ग माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 15(3) जो है वो भी अनुच्छेद 14 का अपवाद है। वो कैसे है, हम अभी आगे पढ़ते हैं अनुच्छेद 15, ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 की, है ना। अनुच्छेद 14 कंप्लीट हो गया, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, देखो अनुच्छेद 15, यहां हम अनुच्छेद 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6) ये पढ़ेंगे। 6 भागों में बांट करके पढ़ेंगे, इसको महत्वपूर्ण है, ध्यान दें। सबसे पहले 15(1) की बात कर लेते हैं। 15 या 15(1) दोनों बोल सकते हो आप इसको। क्या कहता है और कर्मानुसार ध्यान रखें, आरएस में एक प्रश्न आया था, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले इसके महत्वपूर्ण बातें जो है, शब्द जो वो लिखते हैं। इसके तहत राज्य केवल, ध्यान देना ये केवल शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने कहा था ना एक शब्द से सारी परिभाषा बदल जाती है। इसके तहत राज्य केवल धर्म, मूलवंश, लिंग, धर्म, मूलवंश, जाति, मूलवंश, जाति, ऐसे जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, के आधार पर विभेद नहीं करेगा, नहीं करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द देखो, ध्यान देना क्या कह रखा है। समानता का अधिकार पढ़ रहे हैं और राज्य के लिए निर्देश किया गया कि राज्य, अब राज्य क्या है मैं आपको कल अनुच्छेद 12 अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूं। भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, ये सब लोग राज्य की परिभाषा में आते हैं। तो राज्य है केवल और केवल धर्म, ये कर्मानुसार याद करने, और ये कर्म पर प्रश्न आया था। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये याद रखना इसी क्रम में। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पर विभेद नहीं करेगा। अब यहां इस केवल शब्द का बहुत ही महत्व है। इसका मतलब क्या हो, आप लाइन दोबारा पढ़ना। इसके तहत राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। सिर्फ धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन अन्य और आधार हो सकते हैं जिसके आधार पर वो भेदभाव कर सकता है। जैसे अन्य आधार क्या हो सकता है, आप विचार करके देखिए, अन्य आधार क्या हो सकता है जिसके आधार पर वो भेदभाव कर सकता है। जन्म स्थान अलग है, लेकिन रहने के स्थान के आधार पर भेदभाव करता है राज्य। रहने के स्थान पर आधार पर भेदभाव, जैसे आप देखिए अब तो ऐसा हो गया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होगी, कि एक राशन कार्ड है वो आपका अब तो पूरे भारत में लागू हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि अगर थोड़ी सी इस बात के बारे में अपने चर्चा करें, तो आपका राशन कार्ड एक ही क्षेत्र में लागू हो रखा था, एक ही क्षेत्र में अप्लाई हो रहा था, अब दूसरे क्षेत्र में अप्लाई नहीं हो रहा था। एक राज्य का जो रूल्स हैं, एक राज्य के अंदर जो टर्म्स हैं, रूल्स हैं, वो दूसरे राज्य में अलग हो रहे थे, यानी कि उनमें क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा था एक प्रकार का रहने के स्थान पर। अब जैसे एक नौकरी की बात कर लेते अपने,
कि राजस्थान में कोई पद पर नौकरी निकली हुई है तो है तो भारत के अंदर ही ना, राजस्थान कोई अलग तो नहीं है, लेकिन पंजाब वालों के लिए वो चीज अप्लाई नहीं हो रही थी। जैसे जम्मू कश्मीर में कोई जॉब निकलती थी तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए प्राथमिकता रहती थी, या किसी भाषा विशेष को लेकर के प्राथमिकता रहती थी, अलग अलग रहता था ना। अब ये भेदभाव, यानी कि यहां पर आप नोट लगा के ये लिख सकते हैं, नोट राज्य भाषा, ये ध्यान देना यहां करता है, भाषा व रहने के स्थान के आधार पर, रहने के स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है, आधार पर भेदभाव कर सकता है। ठीक है, पहले क्या लिखा था कि राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नहीं करेगा, लेकिन भाषा के आधार पर, रहने के स्थान के आधार पर कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ये तो लिखा ही नहीं आपने इसमें, केवल लिखा था आपने कि केवल इन्हीं के आधार पर नहीं करना, बाकी आधार पर किया जा सकता है। ये हुआ अनुच्छेद 15(1), इसमें इतना ही समझना है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15(2) की। अनुच्छेद 15(2) ज्यादा डिटेल नहीं है, आप आराम से समझेंगे इसको। 15(2) इसमें क्या है? इसके तहत कोई व्यक्ति, ये ध्यान देना, क्या कहा गया? कोई व्यक्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट, कोई व्यक्ति किसी नागरिक के साथ, किसी नागरिक के साथ, बाकी सारी सेम लाइन, कोई व्यक्ति किसी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। ये कहां लिखा गया है? अनुच्छेद 15(2) में। ध्यान देना, यहां तो राज्य को रोका गया कि भेदभाव नहीं करोगे, और यहां किसको रोक दिया गया? किसी भी व्यक्ति को रोक दिया गया, यानी भारत में रहने वाला भारत का नागरिक भी नहीं करेगा, और भारत में रहने वाला विदेशी भी। विदेशी आगे गोरे इकट्ठे होकर के भारत में, ठीक है, 7-8 की टीम है, और किसी एक अश्वेत पर वो कोई टिप्पणी कर रहे हैं, तो वो अनुच्छेद 15(2) का उल्लंघन हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो कोई व्यक्ति जो है वो किसी भी नागरिक के साथ, ये ध्यान देना, अनुच्छेद 14 जो मैंने आपको बताया था वो सभी पर लागू हो रहा था, वो मैंने आपको बताया था ये व्यक्तियों पर लागू हो रहा है, सभी के लिए। वो अनुच्छेद 14 सभी के लिए कानून समान बताया था उसमें, लेकिन अनुच्छेद 15 जो है ना, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए, केवल भारतीय नागरिकों के लिए, केवल नागरिक है तो लिख देता हूं, समझ गए आप? ये मैंने आपको बताया था, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार 15, 16, 19, 29, 30, है ना, वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त थे, तो वो उसमें 15 आ गया। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आपको अंदाजा होगा, आपने सुना होगा, इसके आधार पर क्या किया गया है? नोट, इसके आधार पर सभी मंदिरों, गुरुद्वारों, हालांकि गुरुद्वारों में तो हालांकि वैसे भी नहीं होता, ठीक है, और आप कह सकते हो दुकानों, जितनी भी दुकानें हैं, होटलों, ठीक है, और कुएं, जितने भी कुओं से पानी भरा करते थे पहले, कुओं आदि सार्वजनिक स्थलों, आदि सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव को रोका गया है, भेदभाव को रोका गया है। अनुच्छेद 15(2) के आधार पर इस प्रकार से, यानी कि किसी व्यक्ति के साथ आप धर्म के आधार पर कि ये इस धर्म का है तो हम हमारे मंदिर में नहीं आने देंगे, होटल में नहीं आने देंगे, क्या कुएं से पानी नहीं भरने देंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। उसका वंश अलग है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। सार्वजनिक है तो हाँ, आपका खुद का कुआं है तब तो नहीं आने देगा, है ना। जाति के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि इस जाति के लोग को मंदिर में नहीं आने दोगे, ये नहीं होने दोगे। आपको विवाद याद होगा, केरल के अंदर मंदिर था, केरल का मंदिर जिसके अंदर महिलाओं को अनुमति नहीं दी जा रही थी, क्या नाम था जो वो राम को जिसने, शबरीमला मंदिर, हाँ, केरल का सबरीमला मंदिर विवाद है, केरल का
सबरीमाला मंदिर विवाद। क्या था, याद हो तो आपको, केरल का सबरीमाला मंदिर था जिसमें महिलाओं को उस मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी, है ना। पिछले साल बहुत बड़ा विवाद रहा ये कि महिलाएं इस मंदिर में नहीं जा सकती थी। फिर सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर के रिट लगाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 15(2) इस अनुच्छेद का संज्ञान लेते हुए कहा था कि ये लिखा गया है स्पष्ट कि ना ही राज्य ना ही कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग के आधार पर जो भेदभाव है वो नहीं करेगा। और एक महिला क्यों नहीं जा सकती सबरीमाला मंदिर में, वो भी जा सकती है, इसमें किसी प्रकार का हम भेदभाव नहीं करेंगे। हालांकि बहुत से लोगों को दिक्कत भी हुई थी और बहुत से लोग समर्थन में भी आए थे। ये अलग अलग अपने जो भारत में है अलग अलग वर्ग के लोग हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं उनकी, ठीक है। लेकिन ये विवाद जो हुआ था इसी 15(2) के तहत सुलझाया गया था, क्योंकि इसमें लिखा गया ये मौलिक अधिकार है, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये हुआ अनुच्छेद 15(2). 15(3) आर्टिकल 15(3) इसमें लिखा गया, देखो ऊपर क्या लिखा गया कि राज्य इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन फिर राज्यों को ऐसा महसूस हुआ कि यदि हम भेदभाव नहीं करेंगे तो हम महिलाओं को, बच्चों को प्रोटेक्शन कैसे देंगे। यहां तो कह दिया गया कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना, राज्य भेदभाव नहीं करेगा लिंग के आधार पर, तो महिलाओं और बच्चों को प्रोटेक्शन कैसे देंगे, उनके लिए विशेष प्रावधान कैसे करेंगे जब भेदभाव नहीं करना। इसीलिए अनुच्छेद 15(3) जोड़ा गया। क्या लिखा गया, राज्य चाहे तो महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15(3) में लिखा गया कि राज्य चाहे तो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। आपको पता हो महिला उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2005 के तहत, घरेलू हिंसा उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2005 वो बनाया गया था, वो अनुच्छेद 15(3) के तहत ही बनाया गया था, ठीक है, कि महिलाओं को प्रोटेक्शन दिया जा सके, ठीक है। तो यहां पर राज्य ने भेदभाव करना चाहा क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी था, इसलिए आर्टिकल 15(3) जोड़ा गया और लिखा गया कि महिलाओं और बच्चों के लिए उनकी विशेष स्थिति के अनुसार उनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। तो ये यहाँ बच्चों और महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए 15(3) जोड़ा गया था। महिला उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2005 आप लिख सकते हैं, उसका आधार अनुच्छेद 15(3) था, ठीक है। ये हुआ 15(1), 15(2), 15(3). 15(4), 5 और 6 क्या है, ये तीनों शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण देते हैं। 15(4), 5 और 6 आरक्षण दे रहे हैं, कहां पर, शैक्षणिक संस्थाओं में, सरकारी नौकरियों में नहीं। ये इसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं, क्योंकि देखो 15(1), 2 ये तो कह रहे हैं समानता है, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन श्रेणी के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। SC, ST, OBC ये श्रेणियां हैं अलग, इसके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, वो भेदभाव किया गया है, उस पर अपने बात करेंगे 15(4), 5 और 6 में। आप इसको उतारिए, अभी बात करते हैं 15(4), 5 और 6 क्या है, बात करते हैं। मैं ये समझता हूं कि ऑनलाइन आप ज्यादा पढ़ पाते हैं, ज्यादा मैटर्स मतलब क्लियर होता है। क्लास में तो इसमें बहुत से डाउट चलते रहते हैं, बीच बीच में बातें बहुत होती हैं, बहुत सा मैटर आता है, बीच में लिखते भी हैं स्टूडेंट, लेकिन यहाँ थोड़ा तेज गति से हो रहा है। क्लास में तो अनुच्छेद 14 कंप्लीट होता है एक घंटे की क्लास में मुश्किल से, ठीक है। अब मैं तीनों अनुच्छेद एक साथ लेकर के चलता हूं, अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(5) और अनुच्छेद 15(6). ये जो सब क्लाउज है ये बाद में जोड़े गए हैं ये सारे, है ना। 15(4) जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951। 1950 में संविधान लागू हुआ और 1951 में पहला संविधान संशोधन हो गया। 15(5) जोड़ा गया, 93वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन 2003। 15(5) जोड़ा गया, 93वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। 15(6) जोड़ा गया, 103वां संविधान संशोधन, 103वां अभी अभी हुआ है, कंफर्म होगा, याद होगा आपको, 2019। 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा, ठीक है। 15(4), 15(5), 15(6) पहला संविधान संशोधन 1951, 93वां संविधान संशोधन 2003 और 103वां संविधान संशोधन 2019, ठीक है। क्या क्या प्रावधान हुआ आप सीधा समझ लीजिए कि इन तीनों के तहत क्या गया, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण है, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण,
शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण। शैक्षणिक संस्थाएं, जैसे अभी कॉलेज में एडमिशन शुरू होने वाले हैं तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं आपको पता होगा उसमें एससी एसटी ओबीसी की अलग अलग सीटें रहती हैं, और अब वहां पर 10% जनरल कैटेगरी की सीटें भी आ चुकी हैं। ठीक है, वो जो आरक्षण है शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन लेने के लिए, जैसे IIMs हैं, एम्स है ये, ठीक है, और ये बीटेक के या फिर इनके डिग्री के जितने भी कॉलेज वगैरह होते हैं IIT वगैरह के, ठीक है, तो ये जितने भी बड़े बड़े एजुकेशनल जितने भी कोर्सेज हैं उनमें एंट्रेंस एग्जाम होता है, और उसके एंट्रेंस एग्जाम में भी कैटेगरी वाइज सिलेक्शन होता है। ठीक है, और वो सिलेक्शन कैटेगरी वाइज होता है, और किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन है, कितना आरक्षण है, ये इन जो अनुच्छेद है 15, 4, 5, 6 इसमें बताया गया है। अच्छा, 15, 4 के तहत क्या किया गया था, इसके तहत राज्यों को अनुमति दी गई, इसके तहत राज्य SC व ST वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। या ये कह सकते हो SC व ST वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं SC और ST शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, और ST शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति, ट्राइब्स होता है अनुसूचित जनजाति, दो चीजें होगी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो इनके लिए विशेष प्रावधान या इनको जो शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया गया था वो मूल संविधान में नहीं था, ध्यान दे लेना। SC ST वर्ग को आरक्षण तो मूल संविधान में था, नौकरियों में आरक्षण तो मूल संविधान में था, लेकिन शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, ये जो बात आई ये बाद में जोड़ेगी, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इनको शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया गया SC ST वर्ग को। अच्छा, 15/5 के तहत 93वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, और इसके तहत OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, OBC वर्ग के नॉन क्रीमिलियर, अब यहां ये अवधारणा मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि क्रीमिलियर क्या होता है, नॉन क्रीमिलियर क्या होता है। नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के, क्रीमिलियर मलाईदार तबका जो बहुत अमीर है, ये समझ लो सीधा सा उदाहरण, और नॉन क्रीमिलियर जो OBC वर्ग के गरीब हैं। नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के लोगों को, या व्यक्ति लिखना, लोगों को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण कितना है यदि आपसे पूछे कोई, सेंटर में कितना है, केंद्र सरकार में अलग अलग है, राज्य में अलग है, केंद्र में, राज्य में। केंद्र में OBC को आरक्षण है 27%, राज्य में OBC को आरक्षण है, राजस्थान की बात करूं तो 21%। ठीक है, ये आरक्षण है शैक्षणिक संस्थाओं में भी और नौकरियों में भी, यही है। अब बात करते हैं 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा क्या किया गया। अभी 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा हुआ है ये। इसके तहत EWS श्रेणी, अब EWS क्या है ये बता चुका हूं मैं पहले भी आपको, एक किसी वीडियो में, दोबारा बता देता हूं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी आर्थिक पिछड़ा वर्ग, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आर्थिक पिछड़ा वर्ग EWS। जनरल कैटेगरी के वे लोग जिनकी आय 8 लाख से कम है, जिनके पास गैर म्युनिसिपैलिटी क्षेत्र में 1000 वर्ग और म्युनिसिपैलिटी क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में 2000 वर्ग मीटर से कम छोटा मकान है, वो लोग इस श्रेणी में आते हैं। EWS की क्या परिभाषा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्लियरली, अभी अपने शॉर्ट में इसको देख लेते हैं कि जनरल कैटेगरी के आर्थिक पिछड़े हुए लोग जो हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। इसके तहत EWS श्रेणी के व्यक्तियों में महिलाएं पुरुष सभी आ जाएंगे, वैसे यहां नागरिक आएंगे क्योंकि 15 जो है वो नागरिकों के लिए, नागरिकों को
शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया गया। शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है। ठीक है, ये हुआ अनुच्छेद 15(6). मैंने थोड़ा शॉर्ट में ही बताया सारा कुछ। 15(4), 15(5), 15(6). 15(4) में SC/ST वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, 15(5) में OBC वर्ग को और 15(6) में EWS वर्ग के लोगों को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 14 और 15 कंप्लीट हो गया है। क्लास बहुत लंबी हो रही है, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी 9 बजे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।